हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज दिन है डायरेक्टर्स का। आज हम डायरेक्टर्स का जो रिवीजन करेंगे, मैं उसमें आपको बता देता हूं कि एवरी सेक्शन विच हैज नोटेबल पॉइंट्स जिनको हमने डिस्कस करना चाहिए अपने इस फास्ट ट्रैक बैच में, वो हमने कुछ इस प्रकार अरेंज करे हैं। देखिए, जैसे अगर आप कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन की बात करें 149 जो है, तो फिर उसकी एक टेबल आपको यहां नजर आएगी और टेबल जल्दी से खत्म होते ही यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको टेबल के अंदर के जो पॉइंट हैं वो पढ़ने हैं, जो मैं डिस्कस भी कर रहा हूं, लेकिन हर सेक्शन के नीचे ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको क्वेश्चन आंसर्स करते वक्त दो फीलिंग्स आएंगी। पहला, सुपर कॉन्फिडेंस वाली, सुपर चैंपियन वाली। आपको लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, अरे वाह, अभी तो मैंने यही पढ़ा और यही आंसर है, वेरी नाइस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे जिससे रिलेटेड टॉपिक आपने इस टेबल के अंदर नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों, आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो या तो बहुत लेंथी हैं या फिर वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं, अगर हम फास्ट ट्रैक के लिए चूज करें कि हमें क्या कवर करना चाहिए क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, एक टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डब्बा यहां आपको खाली नजर आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर कोई जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो नीचे लिखे हैं। तो यदि आप उन प्रश्नों को कवर कर लेंगे तो आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। जो डायरेक्टर का पूरा सीरीज है दोस्तों, सेक्शन 149 से 205 तक है। 149 से लेकर 205 तक के जिन सेक्शंस को हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं, जिस पूरे डायरेक्टर के बड़े लंबे सीरीज को हम यहां कवर करने जा रहे हैं, उसके अंदर सारी काम की बातें दोस्तों मैं आपके सामने यहां पर अभी डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं। और आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने ये टेबल नोट्स में डाली हुई है, आप घर पर आराम से पढ़ सकते हैं। बट आपको चैंपियन वाली फीलिंग के साथ साथ कोई भी डाउटफुल वाली फीलिंग ना आए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़िएगा। आपको मैं ये वादा कर सकता हूं कि इस पीडीएफ के अलावा कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर कॉल्ड डायरेक्टर्स। कुछ कहीं और से करना भी होता तो मैं बता देता, आप वहां से कर लीजिए। जो भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज कंप्लीट, राइट, बट दैट इज क्रिस्पी क्रंची वे में हम इसको करेंगे ताकि आपको कम समय में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहां पर आप देखिए, ये हर क्वेश्चन के आगे उसका अटेम्प्ट भी लिखा है, उसके मार्क्स भी लिखे हैं। तो आपको ये साबित हो जाएगा कि हाँ भाई, ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं जैसे 149 एक मिनट स्किप कर देना चाहता हूं, एक बार मैं आपको 149 खत्म करवा के दिखाऊं। देखिए, 149 के बाद 150 पर आए तो आई डिड नॉट वांट टू कवर दैट, सो यहां पर उड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको। 151 आ गया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, और उसके नीचे आप देखिए क्वेश्चन शुरू हो गए। तो सिर्फ इतना सा करने से आपके स्मॉल शेयर होल्डर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो प्लीज याद रखेंगे कि आप यू कैन बैंक अपॉन अस, 9 क्वेश्चन है जैसे सेक्शन 149 पर। तो अगर आप पता लगाना चाहते हो कि हाँ भाई, मेरे को अच्छे से कवर हो गया 149, मैं 9 क्वेश्चन कर सकता हूं, तो बस सब कुछ सही है। ठीक है दोस्तों, प्लीज बेफिक्र रहिए इस बात से कि आपके एग्जाम की तैयारी अधूरी रहेगी, बिल्कुल नहीं। आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी रहेगी, अच्छी रहेगी, कंप्लीट बढ़िया रहेगी। ठीक है, बस आपने क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा, थोड़ा सा मास्टर के ऊपर भरोसा, बस बाकी सब उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, परेशान हो गए तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। 149 से 205 की हमारी जो ये जर्नी है डायरेक्टर्स की, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले वील बी कमिंग ऑन पेज नंबर 1, इट हैज सेक्शन 149। सेक्शन 149 के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो आइए देखिए। 1 पर्सन कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर है आप जानते हैं 1 है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 3 है।
और किसी भी प्रकार की कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर सेम है 15। 1% कंपनी में भी डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 1% कंपनी में अधिक डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। 1% कंपनी में भी डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, वहां पर शेयर होल्डर एक से ज्यादा नहीं हो सकते, बट डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम डायरेक्टर 15 है विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन। विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि अगर आपको 15 डायरेक्टर तक इंक्रीज करना है तो एसआर की जरूरत नहीं है। अगर आप 15 से ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप डायरेक्टर्स की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। कोई लोड नहीं है इस बात का। तो समझ आ गया मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं कंपनी में और मैक्सिमम कितने होते हैं। कितनी छोटी सी बात है। आप नीचे देखना, इस पर क्वेश्चन है 4-4 नंबर का, 6-6 नंबर का, 7-7 नंबर का। एक तो तुम लोग ना ये बात समझ लो कि तुम फाइनल में हो, ठीक है, लेकिन तुम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ रहे हो, ठीक है। अपने आप को युद्ध के मैदान में मत समझो। वो मोटिवेशन के लिए अच्छा लगता है, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे। ये जंग नहीं है। सिंपल बातों पर आधारित सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अटेम्प्ट का नंबर और अटेम्प्ट के मार्क्स दोनों लिख रखे हैं, ताकि तुमको सबूत मिल जाए कि हाँ भाई ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है। नहीं तो आपको लगेगा कि आसान आसान क्वेश्चन मैंने बना बना के लिख दिए। पेपर भारी नहीं आता, हमारे दिमाग में टेंशन भरी होती है, इसलिए भारी लगता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहां पर अब वुमेन डायरेक्टर की बात है। सभी कंपनियों में वुमेन डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ कंपनी में वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। पहला लिस्टेड कंपनी, दूसरा ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर जिसका 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, इसमें और है, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी हो जाए क्रॉस, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी वुमेन डायरेक्टर की। अगर वुमेन डायरेक्टर की सीट में कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, यानी कि वुमेन डायरेक्टर को हमने अपॉइंट किया और अपॉइंट करने के बाद उसकी सीट खाली हो गई, तो हमें क्या करना है, 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर या अगली बोर्ड मीटिंग में, विचएवर इज अर्लियर, विचएवर इज लेटर, आपको फिल कर देना है। याद रखना है विचएवर इज लेटर। लेटर करने से क्या होता है कि आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है। याद रखना है विचएवर इज लेटर है, विचएवर इज अर्लियर नहीं है, ठीक है। सीट खाली होने के 3 महीने में या फिर अगली बोर्ड मीटिंग में, विचएवर इज लेटर, हम ऐसा काम करेंगे कि सीट फिल हो जाए। रेजिडेंट डायरेक्टर में आपको ध्यान रखना है कि कंपलसरी है सभी कंपनियों में। रेजिडेंट डायरेक्टर सभी कंपनियों में कंपलसरी है और उसका भारत का स्टे मिनिमम 182 होना चाहिए। ये 120 नहीं हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि रेजिडेंट डायरेक्टर की काउंटिंग 120 डेज नहीं हुई है। रेजिडेंट शब्द की जो 120 डेज की एक कंफ्यूजन है, वो 1% कंपनी के लिए रेजिडेंट पर्सन 120 दिन में होता है, लेकिन फिलहाल आपको डायरेक्टर के चैप्टर में आप भूल जाइए, 120 कुछ नहीं है, 182 से ज्यादा दिन, ठीक है। मिनिमम 182 डेज अगर आपके हैं तो आप रेजिडेंट डायरेक्टर है, और हर कंपनी में ऐसा एक व्यक्ति होना मैंडेटरी है। रेजिडेंट के बाद देखते हैं अब क्या पॉइंट है। ओनली इंडिविजुअल टू बिकम डायरेक्टर, सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन सकते हैं लेकिन डायरेक्टर नहीं। People like organizations who are non-individual can have shares but cannot have directorship. Directorship can be given only to a natural person, ठीक है। And independent director, you please cover from the provisions. Now, let us move to section number 151. Section number 151 is small shareholder director. देखिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड स्मॉल शेयर होल्डर ये दो शब्द अलग अलग हैं। मतलब मुझे लगता नहीं कि आपको ये कंफ्यूजन होगा, बट फिर भी होता है। स्मॉल शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु हैज परचेज्ड 20,000 रुपए तक का फेस वैल्यू वाला शेयर्स। नाउ द प्रॉब्लम इज these small shareholders who have purchased maximum 20,000 rupees worth of shares feel that they don't have voice in the board of directors, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स डिमांड करते हैं और स्मॉल शेयर होल्डर्स की डिमांड एलिजिबल है, तब हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर अपना बोर्ड में अपॉइंट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड SSD. So SS is a small shareholder and SSD is a small shareholder director. These are two different things. स्मॉल शेयर होल्डर्स 20,000 रुपए तक वाले शेयर होल्डर फेस वैल्यू के हिसाब से, और स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स की डिमांड पर अपॉइंट करा गया डायरेक्टर इज कॉल्ड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर।
अब इस स्मॉल शेयर होल्डर्स के जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या रूल है। सबसे पहले यहां पर देखिए, स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब बताया गया है, शेयर होल्डर जिसके शेयर्स 20,000 रुपए या उससे कम के हैं फेस वैल्यू के हिसाब से। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आपको ध्यान रखना है ओनली इन लिस्टेड कंपनी, केवल लिस्टेड कंपनी में उसकी जरूरत है, वो भी तब जब डिमांड करा जाए। डिमांड किसकी तरफ से आएगी? स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ से। डिमांड फ्रॉम 1000 एसएस और 1/10 एसएस विच एवर इज लेस, यानी कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स का 1/10, दोनों में से जो कम हो। यानी कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स हमारे पास 700 हैं तो उसका 1/10 हुआ 70, तो 1000 एसएस या फिर 70 एसएस विच एवर इज लेस इज 70 एसएस। तो 70 शेयर होल्डर्स भी अगर स्मॉल वाले साइन करके डिमांड दे देंगे तो हम मान लेंगे कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट आ गई है। ये जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो मैक्सिमम 3 साल के लिए अपॉइंट होगा। ये व्यक्ति जो हमारी कंपनी में एसएसडी बनकर आएगा वो एक ही बार में 2 मैक्सिमम कंपनियों का एसएसडी बन सकता है, एक हमारी कंपनी और एक कोई और कंपनी। These 2 companies should not be in competition or conflict with each other। जिन 2 कंपनियों में कॉमन बंदा एसएसडी है, ये 2 कंपनियां आपस में ना तो कंपटीशन में होनी चाहिए ना कॉन्फ्लिक्ट में। कंपटीशन आप जानते हैं, बोथ द कंपनी सेलिंग द सेम थिंग। कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं कि दोनों कंपनीज जो है वो कन्फ्लिक्टिंग प्रोडक्ट बेच रही हैं, एक तंबाकू बेच रही है, एक तंबाकू रोकने की दवाई बेच रही है। एसएसडी को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दर्जा देते हैं, एसएसडी डीम्ड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। याद रखना है कि एसएसडी का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर एक व्यक्ति एक कंपनी में बन गया तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के रूप में वो नहीं आ सकता जीवन में कभी भी इन सेम कंपनी में। हाँ, किसी और पोस्ट पर आ सकता है लेकिन 3 साल बाद, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट जो है एसएसडी का अलाउड नहीं है, लेकिन 3 साल का कूलिंग ऑफ करने के बाद किसी और पोस्ट पर आप उसे रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट 151। अब आप देखिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर 2016 में क्वेश्चन है, जून 17 में क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, आप विश्वास करें। नाउ वी हैव सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर पहला प्रोविजन है फर्स्ट डायरेक्टर्स का। आप सब बहुत मशहूर रूल है, आप जानते हैं कि जब हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल मेंशन होनी चाहिए, टू बी स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं लिखा है कुछ भी तो कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैं, यानी कि जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी को हम मान लेंगे कि वही हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। नाउ वी हैव द रूल सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर तो हमने देखा कि आर्टिकल्स से अपॉइंट हो गए, लेकिन जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जितने भी जीवन में डायरेक्टर्स आएंगे उन सभी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? शेयर होल्डर से होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। 51% की वोटिंग से अपॉइंटमेंट किया जाएगा और 51% की वोटिंग से जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो डायरेक्टर्स क्या कहलाएंगे? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। एनुअल रिटायरमेंट क्या मतलब हुआ? एनुअल रिटायरमेंट शब्द सुनकर सबसे पहले ये याद रखिए कि एनुअल अपॉइंटमेंट करके कोई रूल नहीं है, एनुअल रिटायरमेंट करके रूल है। हर साल कंपनी के डायरेक्टर का अपॉइंट होना मैंडेटरी नहीं है। हमारे पास अगर आज की तारीख में 12 डायरेक्टर हैं तो हमें अगले साल 13वां डायरेक्टर रखना पड़ेगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ डायरेक्टर रिटायर होंगे, ये मैंडेटरी है। हाँ, रिटायर होने से जो सीट खाली होगी उसको आप फिल करने के लिए सेम आदमी को अपॉइंट कर लीजिए या किसी और को रख लीजिए, वो एक अलग विषय है। एवरी ईयर रीअपॉइंटमेंट हो ना हो, अपॉइंटमेंट हो ना हो, रिटायरमेंट इज मैंडेटरी। तो कितने लोग रिटायर होते हैं आइए देखते हैं। 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ टोटल। टोटल डायरेक्टर का 2/3 निकाला जाता है और 2/3 का फिर 1/3 निकाला जाता है। याद कर लीजिए, टोटल डायरेक्टर्स का पहले 2/3 निकाला जाता है, फिर 2/3 का 1/3 निकाला जाता है। ये जो पहले 2/3 निकाला जाता है इसको बोलते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स, और जो 1/3 निकाला जाता है उसको बोलते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर्स। याद रखना है कि टोटल में
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होता। तो अगर हमारी कंपनी में टोटल 14 डायरेक्टर्स हैं जिनमें से 2 इंडिपेंडेंट हैं, तो 2/3 14 का नहीं निकलेगा, 2/3 12 का निकलेगा, फिर जो भी आएगा शायद 8, फिर 8 का 1/3 निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जो लोग रिटायर होंगे वो कौन होंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कितने रिटायर होंगे वो ऊपर से पता चल गया, 2/3 का 1/3, टोटल के 2/3 का 1/3। लेकिन कौन रिटायर होगा? मुकेश, सुरेश, अजय, विजय, कौन रिटायर होगा ये पता चलेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। जो सबसे पहले आया था उसको रिटायर करेंगे। लेकिन अगर कोई टाई हो कि भाई 2 लोग हमें हटाने हैं लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जो सेम डे अपॉइंट हुए थे, तो हम क्या करेंगे? इफ मोर देन 1 डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन सेम डेट, तो म्यूचुअल कंसेंट से हम डायरेक्टर को डिसाइड करने को बोलेंगे कि भाई तुम लोग लड़ लो, आपस में तय करके बता दो कि कौन रिटायर होगा। म्यूचुअल कंसेंट होगी नहीं तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, जिसका पर्ची निकलेगा हम उसे हटा देंगे। ये जो सीट खाली होगी आपकी मर्जी है कि आप इसे सेम एजीएम में भरें या फिर बाद में भर दें। अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ तो रिटायरिंग डायरेक्टर ही रीअपॉइंट हो जाएगा। मतलब या तो हम डिसाइड कर लें कि सीट खाली छोड़नी है हमें, या हम डिसाइड कर लें कि शर्मा जी दोबारा अपॉइंट होंगे, या हम डिसाइड कर लें कि इनकी जगह उसको रख रहे हैं। लेकिन अगर कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो मीटिंग खत्म होते ही हम ये मान लेंगे कि सेम पर्सन दोबारा से अपॉइंट हो गया। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चंस घर पर जरूर सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस जरूरी हैं, इसीलिए इसमें रखे गए हैं। आपको एक ही जगह सेक्शन के साथ साथ कंपाइलेशन मिल गया है, इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। यस, सेक्शन 153 एप्लीकेशन फॉर DIN। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर is a mandatory number which must be there available with every person who is becoming director. DIR 3 फॉर्म होता है नए दिन के लिए, DIR 6 होता है चेंज के लिए। एक पर्सन के पास केवल एक दिन होना चाहिए, एक से ज्यादा दिन अलाउड नहीं है, और ये सभी डायरेक्टर्स के लिए मैंडेटरी है। आपको बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब DIN खरीदते हैं, यानी जब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर परचेज करते हैं हम सरकार से, तो सरकार ये मैंडेटरी रूप से कागज मांगती है कि जो कंपनी आपको डायरेक्टर बनाने जा रही है उसका रेजोल्यूशन लेकर आइए। यानी कि आप पैन कार्ड की तरह जाकर इसको नहीं खरीद सकते। अगर आप दिन खरीद रहे हो इसका मतलब कहीं डायरेक्टर बन रहे हो, तो डायरेक्टर बन रहे हो तो जिस कंपनी में बन रहे हो पहले वहां से लिखवा के लाओ कि आप उसको डायरेक्टर वहां के बन रहे हो, तब चलेगा। नाउ वी हैव सेक्शन 160। सेक्शन 160 का नाम बहुत कीमती है, राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टरशिप टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। क्या मतलब है? हर साल आप जानते हो कि अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं होता हर साल, लेकिन सीट खाली होना मैंडेटरी होता है। तो सपोज करिए कि हम हर साल तो अपॉइंटमेंट नहीं करते लेकिन इस साल होना है, तो जो भी बंदा अपॉइंट होने के लिए आता है उसका इलेक्शन होता है। सारे शेयर होल्डर्स वोट डालते हैं और मैक्सिमम वोट वाला बंदा जीत जाता है, डायरेक्टर बन जाता है। ये बात समझ गए आप? सपोज करिए कि हमें 4 सीटें भरनी है, 4 डायरेक्टर की कुर्सियां हमें भरनी है, तो हमने इलेक्शन लड़वाया। 4 ही लोगों ने इलेक्शन लड़ा तो चारों ही जीत जाएंगे। टॉप 4 वही है जिनको हम अपॉइंट कर लेंगे। यहां पर ऐसे नहीं होता ना, ओनली वन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। हमारे पास तो 4 सीटें हैं, 4 लोगों को डायरेक्टर बनाना है, 4 ही लोग इलेक्शन में खड़े हैं, तो इलेक्शन होने की जरूरत ही नहीं है, चारों डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि 4 सीटें और 5 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, तो सबके लिए वोट डाले जाएंगे। जिनके टॉप 4 होंगे उनको हम रख लेंगे टॉप 4 भी, और 51 से ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो सबके लिए पास होना मैंडेटरी है ही। भले ही 4 ही लोग इलेक्शन लड़े लेकिन 51% किसी का नहीं हुआ तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। यह भी हमें साथ साथ ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा हूं जो बंदा इलेक्शन लड़ेगा वो 2 प्रकार का हो सकता है ना। पहला जो अभी अभी रिटायर हुआ डायरेक्टर, और दूसरा कोई नया कैंडिडेट, दोनों हो सकते हैं ना। तो अगर रिटायरिंग वाला ही दोबारा इलेक्शन लड़ रहा है तो उसे पर्चा भरने के लिए फीस नहीं देनी होती। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या करा, क्या पढ़ाया। व्हेन द एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द रिटायरिंग डायरेक्टर रिकंटेस्ट द इलेक्शन, ही डज नॉट नीड टू पे द फाइन नॉमिनेशन फीस। उसको नामांकन भरते समय पैसे नहीं देने होते। लेकिन इफ सम अदर फ्रेश कैंडिडेट comes to fight the election, he has to pay 1 lakh rupees security deposit.
ये सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको वापस कर दिया जाएगा अगर 25% कम से कम उसको वोट इलेक्शन में मिल जाते हैं। भले ही ना जीते, लेकिन 25% वोट मिल जाएंगे तो हम पैसे वापस कर देंगे। तो अगर कोई नया बंदा आ रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसे कम से कम 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। वो बताएगा कंपनी को, आई वॉन्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन। 14 दिन पहले मतलब जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले। कंपनी उसका नाम सबको भेजेगी, सभी शेयर होल्डर को 7 दिन पहले, कि देखो एक शर्मा जी आए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जमा करेंगे और अगर उसके वो फेवर में 25% वोट आ जाते हैं तो उसको ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में 5 नंबर का। चलिए अब है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी। अगर ये सेक्शन आप देखेंगे 161 है, इसमें 4 प्रकार के डायरेक्टरों की चर्चा करी जाती है। इसमें 4 प्रकार के डायरेक्टरों की चर्चा है, लेकिन हेडिंग आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 ही नाम नजर आते हैं, एडिशनल, ऑल्टरनेट और नॉमिनी डायरेक्टर। जबकि 4 कौन कौन से हैं? एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी। तो ये 4 प्रकार के डायरेक्टर जो हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं, ये क्या कहते हैं। सबसे पहला एडिशनल डायरेक्टर। जैसे आपकी कंपनी में वर्कलोड ज्यादा है और आप एडिशनल डायरेक्टर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए टेम्परेरी बेसिस पर। इस डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आपको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपनी मर्जी से ऐसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय के लिए अपॉइंट नहीं होता। हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी परमिशन होनी चाहिए कि आप इसे रख सकें। ये कब रिटायर होता है? ये रिटायर होता है अगली एजीएम में। अगली एजीएम जब होनी है तब एक्चुअल डेट और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। सपोज करिए कि अगली एजीएम होनी चाहिए थी 30 सितंबर को, लेकिन हुई नहीं, हुई वो 5 अक्टूबर को। कोई बात नहीं, 30 अक्टूबर ड्यू डेट, 5 अक्टूबर एक्चुअल डेट, विच एवर इज अर्लियर 30 सितंबर। 30 सितंबर को ये कुर्सी छोड़ देगा ये आदमी। शुड नॉट बी अ पर्सन हु लॉस्ट एट जनरल मीटिंग। मतलब पास्ट में कभी भी इस व्यक्ति ने अगर कंपनी के डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ा है, सेम कंपनी में डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ा है और ये कभी ना कभी हार चुका है, तो फिर ये एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब पढ़ते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। देखिए, अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर भारत से बाहर है कम से कम 3 महीने के लिए, मिनिमम 3 मंथ्स, तो उसकी सीट खाली है, लेकिन टेम्परेरी खाली है। तो जब तक वो आ नहीं जाता, सिर्फ उतने समय के लिए अगर उसकी सीट भरनी हो तो उस आदमी को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट। एडिशनल में ऐसा नहीं है। एडिशनल में मान लो हमारे पास 10 डायरेक्टर हैं और हम एडिशनल रख रहे हैं तो वो 11वां डायरेक्टर होता है। लेकिन ऑल्टरनेट में हमारे पास 10 डायरेक्टर है, उसमें से एक विदेश गया है तो 10-1 और हमने उसकी जगह दूसरा रख लिया +1, तो टोटल डायरेक्टर 10 ही रहते हैं हमारे। हाँ जी, ही रिटायर्स। कब रिटायर होता है ये? जब ओरिजिनल वाला वापस आ जाए या ओरिजिनल वाले का रिटायरमेंट की डेट आ जाए। जो आदमी विदेश गया है उसकी कुर्सी पर हमने किसी और को बिठा दिया, तो कब तक के लिए बिठाए? जब तक भैया विदेश से वापस नहीं आ जाते। विदेश से वापस आने से पहले ही मान लो उसका टेन्योर पूरा हो जाए तो हटा देंगे। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ ओरिजिनल डज नॉट अप्लाई ऑन ऑल्टरनेट का मतलब, मान लीजिए ओरिजिनल डायरेक्टर जिसकी सीट पर ऑल्टरनेट बैठा है वो तो विदेश में है, ओरिजिनल वाले की रिटायरमेंट की डेट आ गई, वो रिटायर हो गया और ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो गया। तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ओरिजिनल का हो जाता है, ऑल्टरनेट का नहीं होता। ऑल्टरनेट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए रखेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब जो विदेश डायरेक्टर गया हमारी कंपनी का, वो मान लो आईडी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उसकी कुर्सी पर किसी और को बिठाओगे तो उसमें भी वही गुण होने चाहिए, वही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जो ओरिजिनल वाले डायरेक्टर इंडिपेंडेंट में होती है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? सबसे पहले वही बात कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होनी चाहिए। नॉमिनी डायरेक्टर होता है किसी एक्सटर्नल एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव। हमने बैंक से लोन लिया, वो कह रहा है पहले मेरा रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बनाओ, हमने कहा बना देंगे, लेकिन आर्टिकल में अप्रूवल होना चाहिए। ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर नॉमिनी डायरेक्टर हमारी कंपनी में अपॉइंट होता है और कल को कोई गलती पकड़ी जाती है तो जैसे बाकी डायरेक्टर नप जाएंगे, ये वाले भैया भी नपेंगे। ये नहीं कह सकते मैं तो बाहर वाला हूं। बाहर वाला कैसे? तेरी आंखों के सामने कुछ हो रहा था तो दिखाई नहीं दिया। खैर, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर भेजती है तो टू बी अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी ओनली इन केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, मैक्सिमम पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट 3 years। यानी कि किसी कंपनी का कोई केस चल रहा है अदालत में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, और सरकार ऐसे केस में अपनी तरफ से अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है कंपनी के अंदर, तो वो मैक्सिमम 3 साल के लिए होगा और एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए होगा। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है समय से पहले सीट खाली हो जाना। तो अगर किसी डायरेक्टर की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, किसी वजह से डायरेक्टर की सीट खाली हो जाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर्कुलेशन से नहीं भर सकते। यानी कि मीटिंग होगी, रेजोल्यूशन लोगों के घर नहीं जाएगा, और शेयर होल्डर से रेटिफाई कराना पड़ता है, शेयर होल्डर से ओके कराना पड़ता है कि हाँ हमने डायरेक्टर की सीट को भर लिया था, ओके है ना। अब आप देखिए इसके ऊपर दिसंबर 18 जून 16 दिसंबर 16 161 हो गया। अब 162 देखते हैं। कितने सारे क्वेश्चन है देखो। चलिए 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का क्या मतलब है? अरे अलग अलग वोटिंग होगी। जैसे 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि चारों के नाम एक पर्ची पे लिख दिए और सिंगल ए और बी का बटन दबा दिया यस और नो का। अरे मान लो यस दबा दिया तो चारों पे यस हो जाएगा, नो दबा दिया तो चारों पे नो हो जाएगा। अलग अलग वोटिंग होगी। मिस्टर ए कौन कौन चाहता है कि डायरेक्टर बने, सब लोग वोट डालिए, चेक करो भाई 51 हुआ, ऐसे। फिर मिस्टर बी, चलो कांग्रेचुलेशन मिस्टर ए आप डायरेक्टर बन गए, हटिए। हाँ भाई मिस्टर बी के लिए कौन कौन चाहता है डायरेक्टर बने, सब लोग वोट डालेंगे, ऐसे है। देखो सेपरेट कैंडिडेट सेपरेट रेजोल्यूशन, वन रेजोल्यूशन कैन नॉट हैव 2 और मोर कैंडिडेट। हाँ अगर 100% शेयर होल्डर कहते हैं, 100% शेयर होल्डर अगर कहते हैं कि क्या जरूरत है अलग अलग वोटिंग डलवाने की, हमें ये चारों पर लोग पसंद है, इकट्ठा यस करा लो, तो हो सकता है। 164 पर आइए अब, डिस्क्वालिफिकेशन। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि 164 में लिखा हुआ डिस्क्वालिफिकेशन और 167 में लिखा हुआ वेकेशन काफी हद तक सेम है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। 164 में लिखा है कि किसी व्यक्ति को हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बना पाएंगे अगर उसमें ये वाले गुण हैं। और 160 गुण क्या मतलब दोष है। अगर 167 देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा ऑटोमेटिक वेकेशन का मतलब कि हमारा कोई डायरेक्टर ऑलरेडी डायरेक्टर है, उस सीट पर बैठा है और उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हम उसे कंटिन्यू नहीं करवाएंगे, हम उसे दरवाजा दिखाकर बाहर कर देंगे। तो यहां पर है 164 में कि नया रिश्ता जुड़ रहा है तो पहले चेक कर लो। 167 में है कि रिश्ता जुड़ा हुआ है लेकिन अपराध हो रहे हैं तो काट डालो रिश्ता, ठीक है। आइए पहले 164 देखते हैं कि 164 में क्या क्या लिखा हुआ है। डिस्क्वालिफिकेशन दोस्तों 2 प्रकार की है। जो पहली वाली है ना वो जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है, ये पहला डिब्बा। दूसरा वाला है स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन। वो क्या होती है? स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन में और जनरल डिस्क्वालिफिकेशन में दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक डिफरेंस है। बढ़िया नहीं, बड़ा डिफरेंस है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। एक होती है जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली डायरेक्टर से कहते हैं लाओ चाबी हैंड ओवर करो, वो दरवाजा उधर है, ठीक। यानी कि मतलब उसको अपॉइंट ही नहीं करते, हम उससे कहते हैं तू पर्चा नहीं भर सकता, तू डायरेक्टर नहीं बन सकता, सॉरी, ठीक है। What is special disqualification? Special disqualification is like vacation. Special disqualification होती है ऐसे लोगों के लिए जो पहले से डायरेक्टर हैं। मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। जनरल डिस्क्वालिफिकेशन होती है एक बंदे को अपॉइंट करते वक्त कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने शेयर होल्डिंग के पैसे नहीं दिए, उसने शेयर खरीद रखे, बदमाश पैसे नहीं दे रहा, वो जेल में है, जेल से बाहर आ गया है बट अभी भी बाहर आया तो हम ऐसे आदमी को नहीं रख रहे। ये वो लोग हैं जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना, मेरी कंपनी के ना तेरी कंपनी के, किसी कंपनी के नहीं।
जो स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन है ना, वो क्या है? ये बंदा किसी ना किसी कंपनी का डायरेक्टर है और इसने वहां कर रखे हैं कांड। इसने डिविडेंड नहीं दिया शेयर होल्डर्स का अनाउंसमेंट के बाद, इसने डिपॉजिट नहीं पे करे ड्यू डेट के बाद, ब्याज नहीं पे करा, डिबेंचर की रिपेमेंट नहीं करी, एनुअल अकाउंट जमा नहीं करे, एनुअल रिटर्न जमा नहीं करे। मतलब तुम सोचो, ये लोग वो हैं जो पहले से किसी कंपनी की सत्ता में हैं, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। तो हम दूसरी कंपनी वाले हैं, हम देख रहे हैं ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, खबरदार भैया तुम मेरे यहां मत आइयो। समझे आप? दीज पहली कैटेगरी क्या थी? जो आदमी जेल में है यार, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। जो बंदा पागल है, दिवालिया है, विदेशी शत्रु है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो तो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी क्या है? फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी डायरेक्टर्स ऑफ सम कंपनी, बट द प्रॉब्लम इज कि जिसमें गलती कर दिया उसमें तो वो बेचारा है ही, बेचारा मतलब उसमें तो बेचारी कंपनी फंस गई, उसमें तो वो वहां है ही। लेकिन जो बाकी कंपनियां डियर, वो क्यों रख रही हैं उसको? वो तो उससे कह देना कि भाई अब हम तुझे नहीं रखेंगे, तो तेरे हरकतें हमने देख ली। जिस कंपनी में उसने गड़बड़ करी है उसमें वो बैठा रहेगा, याद रखना, उसमें वो अपना टेन्योर पूरा करेगा, बस उस कंपनी में भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उसका। ठीक है, लेट मी शो यू। देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको बड़ा क्लैरिटी मिलने वाला है इसमें। थोड़ा सा इसको इधर करके जूम कर देता हूं मैं। ये देखिए आप, पहला, आपने इंसॉल्वेंसी अप्लाई करी है और आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। आप इंसॉल्वेंट नहीं है, आपने सिर्फ अप्लाई करी है इंसॉल्वेंसी और आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो नहीं बन सकते आप डायरेक्टर। आपने कॉल के पैसे नहीं दे भाई, 6 महीने हो गए। तीसरा, अदालत कह रही है ये आदमी डायरेक्टर नहीं बनेगा, तो फिर नहीं बनेगा। 6 महीने किससे या उससे ज्यादा की जेल हो गई है। तो ये थोड़ा याद रखना है कि जितना समय डियर जेल का है, एक बंदे को जेल हो गई तो तुम लोग सोचो जितने महीने का जेल हुआ, एक तो उतने टाइम में वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, उसके जेल से बाहर आने के बावजूद प्लस 5 साल वो डायरेक्टर नहीं बनेगा, यानी कि जेल पीरियड प्लस 5 ईयर्स। हाँ, अगर 7 साल की जेल हुई है तो कोई मोटा ही हाथ मारा होगा उनने, कुछ बड़ी गड़बड़ करी होगी उसने। फिर ऐसा करो, इस आदमी से नमस्ते कह दो, उससे कहो तुझे हम कभी नहीं बना सकते डायरेक्टर। 7 ईयर्स की अगर जेल हो गई है तो 5 साल का कूलिंग ऑफ नहीं है, जिंदगी भर हम उसे डायरेक्टर नहीं बना सकते, यानी कि किसी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो इन पॉइंट्स के अलावा मोर पॉइंट ऐड कर सकती है। भाई सोचो, जैसे कोई इंजीनियरिंग कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, वो कहना चाहती है यार मैं सिर्फ इंजीनियर्स को ही डायरेक्टर बनाऊंगी, तो वो ऐसा क्लॉज रख सकती है, वन हु इज नॉट इंजीनियर कैन नॉट बिकम डायरेक्टर इन आवर कंपनी, बट दिस काइंड ऑफ एडिशनल पॉइंट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय अ पब्लिक कंपनी। स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन, स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? वो जो मैंने आपको बताई थी कि आप किसी कंपनी में हो तो आपके गलती का वजह से और कंपनी आपको अब नहीं रखेंगी, तो आपने क्या नहीं करा, अकाउंट नहीं फाइल करा, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करा लगातार 3 वर्षों तक, ठीक है, पेमेंट नहीं करी आपने, डिविडेंड की, डिबेंचर की, डिविडेंड, डिपॉजिट, डिबेंचर या उसका ब्याज, ठीक है। अच्छा याद रखना, ब्याज बैंक लोन का नहीं, डिबेंचर का या डिपॉजिट का। 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो डिस्क्वालीफाई हो जाने का क्या मतलब है? जिधर हो उधर रहोगे, दूसरा में नहीं जा पाओगे। डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई ऑन न्यू डायरेक्टर फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। लाइन बहुत प्यारी है दोस्तों, और जब हम पढ़ते थे तो लाइन थी भी नहीं, ये पुराने कंपनी लॉ में लाइन नहीं थी। क्या कहती है कि जैसे किसी कंपनी में डिविडेंड पे नहीं हुआ, डिवेंचर का पेमेंट नहीं हुआ, तो उस कंपनी के मान लो 18 डायरेक्टर हैं, तो 18 के 18 डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कलंकित हो जाएंगे। लेकिन उसमें से वो बेचारा डायरेक्टर जो अभी अभी आया है पिछले 6 महीने में, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं मानेंगे। उस बेचारे को क्या पता होता अभी अभी आया। नो नीड टू लीव एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। तो दिस वाज 164। नाउ वी विल हैव 165, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तुम देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक आदमी मैक्सिमम कितने कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है? तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो है वो है मैक्सिमम 20 कंपनियों का डायरेक्टर आप बन सकते हो। लेकिन दोस्तों ये एट वन टाइम है। उन 20 कंपनी में 10 से ज्यादा पब्लिक नहीं हो सकती। 20 कंपनियों में 10 से ज्यादा पब्लिक नहीं हो सकती, बट 10 से ज्यादा प्राइवेट हो सकती हैं। ऑल 20 कैन बी प्राइवेट, बट ऑल 20 कैन नॉट बी पब्लिक,
ठीक है। हाँ, चैरिटेबल कंपनी और डोरमेंट कंपनी को सीलिंग लिमिट में काउंट नहीं करते। वो कितना भी कंपनी में तुम डायरेक्टर हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैरिटेबल और डोरमेंट को 20 कंपनियों की लिमिट में नहीं रखते। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में दोस्तों पढ़ने को तो सारी पढ़नी है, ये वाली आप अच्छे से रट लीजिए। आप डायरेक्टर हैं, आप थोड़े समय के लिए व्यस्त हैं, या आप कुछ भी वजह से आप अपना सीट किसी को सौंपना चाहते हैं, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी लग रही है कि किसी को सौंपना चाहते हैं, अपना बंगला सौंप दो। डायरेक्टर की कुर्सी नहीं सौंप सकते आप। यू कांट असाइन योर ऑफिस टू एनीवन, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज। बाकी है आर्टिकल के हिसाब से काम करना है, गुड फेथ में काम करना है, पूरा ध्यान पूर्वक काम करना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू एडवांटेज अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। चलो 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस, जो मैंने आपको बताया था। हियर इन दिस केस द पर्सन इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर एंड ही हैज टू लीव हिज ऑफिस नाउ। अच्छा, ना छोड़े ऑफिस तो बाउंसर बुलवा के उड़वा दो इसको, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर वो सीट नहीं छोड़ेगा ना, जानबूझ के भी नहीं छोड़ेगा, उसको पता है कि उसने ये गड़बड़ करी और नहीं छोड़ रहा, तो जिस डेट को प्रॉब्लम अकर होती है ना, ये वाले इश्यूज जिस दिन अराइज होंगे जिसकी वजह से उसको छोड़ देना चाहिए था बट उसने नहीं छोड़ा, तो उस डेट के बाद वाले जो फैसले हैं वो इनवैलिडेट हो जाएंगे उसके। देखो, अगर लगातार 12 महीने एक भी बोर्ड मीटिंग लड़के ने अटेंड नहीं करी, ठीक है, चाहे छुट्टी लेके चाहे बिना छुट्टी लिए, हमने उसे रिमूव कर दिया। सेक्शन 184 यानी कि रिलेटेड पार्टी 184 इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के रूल फॉलो नहीं हुए। 188 या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रूल फॉलो नहीं हुए। एम्प्लॉय डायरेक्टर था वो, और उसकी एम्प्लॉयमेंट चली गई। इन परिस्थितियों में द डायरेक्टर विल लीव हिज ऑफिस। रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन राइटिंग में होना चाहिए, राइट। रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होना मैंडेटरी है अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हैं। कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट और रेट ऑफ रिसीट विच एवर इज, ये देखिए आप, लेटर। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आदमी ना कभी कभी लिख देता है, मैं आज 11 सितंबर से इस्तीफा देता हूं। अब ये चिट्ठी हमने लिख तो दी, हमने कुरियर वाले कंपनी को, हमारे ऑफिस में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कुरियर एजेंसी है, हमने उसको चिट्ठी पकड़ा भी दी। हम इस्तीफे की चिट्ठी पकड़ा के जब ऊपर अपने डेस्क पे दोबारा आए, सपोज हम डायरेक्टर है, तो हमें लगा हो यार गलती हो गई, तो अभी वो पहुंचा तो है नहीं। विच एवर इज अर्लियर होता, डेट ऑफ रिसीट एंड डेट मेंशन्ड में विच एवर इज अर्लियर होता तो हम तो निकल लेते 11 सितंबर को। विच एवर इज अर्लियर नहीं है, विच एवर इज लेटर है, 11 सितंबर। और ये चिट्ठी जब पहुंचेगी तब चिट्ठी पहुंचाओ ही मत, ठीक है। रिसीट और मेंशन डेट विच एवर इज लेटर। हाँ जी, ये ध्यान रखना है आपको कि कंपनी को DIR 12 भरना मैंडेटरी है डायरेक्टर के इस्तीफे पर, लेकिन डायरेक्टर को DIR 11 भरना मैंडेटरी नहीं है। DIR 12 और DIR 11 ये दोनों सरकारी फॉर्म से हमें ROC को जमा करने होते हैं ऑनलाइन, लेकिन कंपनी DIR 12 भरेगी मैंडेटरी, डायरेक्टर DIR 11 भरेगा वॉलंटरी, ठीक है। अगला है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। रिमूवल में शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं। मीटिंग जब बुलाई जाएगी शेयर होल्डर्स की तो स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। डायरेक्टर को अलाउ होना चाहिए कि वो अपनी स्पीच दे सके, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सके, वैसे वो लिखित में होती है और सभी शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हम हटाते हैं, लेकिन ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रीअपॉइंटेड है और उसको हटा रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को, किसी भी डायरेक्टर को हटाने के लिए SR नहीं चाहिए, OR चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा रहे हो जो दूसरी बार का टर्म सर्व कर रहा है, सपोज आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाना चाहते हो तब भी OR चाहिए, SR नहीं चाहिए। लेकिन आप ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटाना चाहते हो जो दूसरी टर्म सर्व कर रहा है तो उसको हटाने के लिए आपको SR चाहिए। ठीक है। 170 is a normal register that you need to maintain. 171 is members can inspect punishment. I don't want you to do it in fast track. So section 172 तक हो गया. This is one part of director.
अब लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि मैंने जो पीडीएफ बनाए ना वो बिल्कुल कंपनी एक्ट के मुताबिक बनाए। कंपनीज एक्ट अगर आप ओरिजिनल वाला देखोगे ना तो डियर उसमें 3 पार्ट में है डायरेक्टर, 149 से 172, फिर 173 से 195 बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड पावर्स, 196 से 205 की मैनेजरियल पर्सन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द डायरेक्टर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड प्रोसीजर्स, सेक्शन 173 से 195 तक। ठीक है, मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूं। आप लोग, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट नाउ। अब हम सेकंड पार्ट डायरेक्टर का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट आपको पता है 173 से लेकर 195 तक है। इसका सरकारी नाम, कानूनी नाम है बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड प्रोसीजर्स। तो सेक्शन 173 है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उससे रिलेटेड रूल्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर समाये हुए हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर करनी चाहिए। जिस दिन हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसके 30 दिनों के अंदर डायरेक्टर्स को बुलावा भेजिए और पहली बोर्ड मीटिंग कराइए। उसके बाद हर साल कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। हर साल का मतलब है ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर, लेकिन अगर आप 4 की काउंटिंग देखेंगे ना तो कैलेंडर ईयर में भी 4 बैठेंगी, फाइनेंशियल ईयर में भी 4 बैठेंगी, इफेक्टिवली 4 इन एवरी ईयर हो जाती है वो। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका दिल करे तो दिन में 10 बार मीटिंग कर लीजिए, आपका मन करे तो हर रोज मीटिंग करिए, लेकिन अगर एक मीटिंग कर लिए तो भाई 120 दिन के अंदर अंदर दोबारा जरूर मिल लेना, इससे ज्यादा का गैप अलाउड नहीं है। अगर आप 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या फिर डोरमेंट कंपनी है तो फिर आपको 4 मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, लेकिन जो गैप है ना वो मैक्सिमम गैप नहीं है, वो मिनिमम गैप है। जरा देखिए, अगर आप ओपीसी हैं, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है तो आपको 2 मीटिंग करनी है मिनिमम। 1 मीटिंग कर ली, अब जो अगली मीटिंग होगी, पहले जैसा नॉर्मल रूल था ना 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यहां पर है मिनिमम 90 डेज का गैप। यानी कि अगर आज आप मिल लिए तो आप अगले 90 दिनों तक नहीं मिल सकते, क्योंकि बार बार मीटिंग करने से बार बार खर्चा होता है। अगर आज आप मिल लिए तो बस मिल लिए, अब 90 दिन भाई थोड़ा आराम रखो, 90 दिन बाद मिलना। ठीक है, 90 दिन का मिनिमम, तो मैक्सिमम 4 ही बोर्ड मीटिंग बैठेंगी 365 दिन में। हाँ, अगर आप चैरिटेबल कंपनी है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई गैप का रूल नहीं है। चैरिटेबल कंपनी है तो बस हर 6 कैलेंडर महीने में 1 मीटिंग करनी है। जनवरी से जून में 1 मीटिंग होना मैंडेटरी है, फरवरी से जुलाई के बीच में 1 मीटिंग होना मैंडेटरी है। हर 6 कैलेंडर महीने का साइकिल का अंदर 1 बोर्ड मीटिंग होना मैंडेटरी है, और अगली बोर्ड मीटिंग का कोई गैप का मिनिमम मैक्सिमम रूल नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीटिंग हो सकती है और आप खुद इन पर्सन भी आ सकते हैं। आप कंपनी लॉ का ओरिजिनल बेयर एक्ट चेक कर लीजिए, गूगल पे चले जाइए, वो रूल बदल गया। पहले रूल ऐसा होता था कि 5 मैटर्स ऐसे थे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलाउड नहीं थे। 5 ऐसे मैटर थे जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाज नॉट अलाउड। आज की डेट में आप नया रूल चेक करेंगे ना, कोरोना के जमाने से बदला हुआ है। नाउ एवरी मैटर, एनी मैटर कैन बी क्या कहते हैं डिस्कस्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। कि जनरल मीटिंग होती है ना शेयर होल्डर्स की, उसमें अगर शेयर होल्डर नहीं जा पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं होती। शेयर होल्डर की जगह आप प्रॉक्सी को भेज दीजिए, आप अपनी जगह प्रॉक्सी भेज सकते हैं, वो आपकी जगह वोट डाल देगा, आपकी जगह खाना खाया आएगा, आपकी जगह गिफ्ट का पैकेट ले आएगा। यहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, ऑल मैटर्स अलाउड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। अब नोटिस की बात करते हैं। 7 डेज इन एडवांस। 7 डेज इन एडवांस मतलब जिस दिन मीटिंग है उससे कम से कम 7 दिन पहले डायरेक्टरों को चिट्ठी जानी चाहिए। हर डायरेक्टर को दिया जाएगा का मतलब है नोटिस हर डायरेक्टर को मिलेगा। डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, वो क्या कहते हैं उसे, एडिशनल डायरेक्टर हो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन वाला तुम्हें भड़काएगा। सवाल के अंदर लिखा होगा कि एक डायरेक्टर अपनी बाईपास सर्जरी कराने गया हुआ है और वो कहकर गया है कि मुझे नोटिस मत भेजना, तो भेजें कि नहीं भेजें? बिल्कुल भेजें। सवाल वाले तुमसे कहेंगे कि एक ओरिजिनल डायरेक्टर विदेश गया है, उसकी जगह हमने ऑल्टरनेट रख लिया, तो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग ओरिजिनल को भेजें कि ऑल्टरनेट को भेजें? दोनों को भेजें। हर डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। एवरी डायरेक्टर
शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग अलाउड है। शॉर्टर नोटिस पर मतलब मान लो आपको अर्जेंट मीटिंग बुलानी है, 7 दिन का टाइम नहीं है, आप नोटिस नहीं भेज सकते, तो आप शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग कर लीजिए, लेकिन वो मीटिंग तब वैलिड होगी जब उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा होगा। डेट, टाइम और वेन्यू क्या होगा बोर्ड मीटिंग का, किस दिन, कितने बजे और कहां बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चांद पर, मंगल ग्रह पर भी बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है। 1 पर्सन कंपनी के लिए यह नियम है कि अगर उसके पास एक ही डायरेक्टर है तो उसे बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस वो जो भी डिसीजन ले उसकी आरओसी को एक कॉपी जो है वो भेज दे तो काम पूरा हो जाएगा। 173 हो गया। अब आप चेक करके देख लीजिए दोस्तों, हर क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। मैंने तो आपको क्वेश्चन आपके सेक्शन के ठीक नीचे दे रखे हैं, इससे आपको कोई समस्या कभी होगी नहीं चीजों को जांचने में। अगर आपका दिल करे ये सोचने का कि जो मैंने कंटेंट आपको दिया है वो कम है, तो पहले मेरा वाला 2 बार कर लेना, फिर बाकी जहां से जो पढ़ना हो पढ़ते रहना, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब पढ़ोगे तो देखने पे पता चलेगा ये तो हम कर ही चुके। 174 पर आते हैं। अब आइए स्क्रॉल कर लेते हैं, 174 पर चलते हैं। 173 पर देखिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसको पढ़िएगा। और ये देखिए, ये रहा सबूत। omitted by the company's meetings of board and its power amendment rule 2021 dated 15 जून 2021। 15 जून 2021 को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूल बदल गया था, और कोई भी मैटर अब ऐसा नहीं है जो आप ना कर सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट का पेपर का क्वेश्चन है, राइट, और इस क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में गलत दे रखा है। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में कह रखा है कि जी ये वाले मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस नहीं हो सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस नहीं हो सकती। मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट यहां पर दे रखा है ताकि आपको पता रहे इस बात का, और लिंक तक यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी डिस्कस हो सकता है बोर्ड मीटिंग के अंदर, वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, ठीक है। लेटेस्ट रूल पढ़ के जाइए। चलिए अब कोरम की बात करते हैं कि कब हम मानेंगे कि हमारी बोर्ड मीटिंग बिल्कुल वैलिडली कॉल्ड हो गई है, वैलिडली हेल्ड हो गई है, जब उसमें मिनिमम लोग आएंगे। मिनिमम कम से कम इतने लोग जो आने चाहिए, अगर वो आ जाएं तभी हम मानेंगे कि हमारी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बिल्कुल एब्सोल्युटली वैलिड है। 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर, विचएवर इज ट्रू नहीं, विचएवर इज हायर, ठीक है, विचएवर इज हायर होना चाहिए। यानी कि आपकी कंपनी में अगर सपोज करिए 12 डायरेक्टर हैं, तो 12 डायरेक्टर का 1/3 यानी कि 4 और 2 डायरेक्टर, विचएवर इज हायर, ठीक है, विचएवर इज हायर इज 4 डायरेक्टर, तो 4 डायरेक्टर आएंगे तभी मानेंगे कि आपकी बोर्ड मीटिंग वैलिड है। लेकिन अगर चैरिटेबल कंपनी है तो विचएवर इज हायर नहीं होता, तो अलग रूल है, 1/4 डायरेक्टर और 8 डायरेक्टर, विचएवर इज लेस। टोटल डायरेक्टर का 1/4 या फिर 8 डायरेक्टर, विचएवर इज लेस। कोरम की जरूरत थ्रू आउट द मीटिंग है। एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन बना के भेजेगा जिसके अंदर 10 मैटर में से 6 मैटर जब डिस्कस हो रहे थे तो कोरम था, और 4 मैटर जब डिस्कस हो रहे थे तो कोरम नहीं था। तो आपको बताना है कि जो 6 मैटर कोरम के समय डिस्कस हुए वो वैलिड हैं, जो 4 मैटर्स कोरम के बाद डिस्कस हुए वो वैलिड नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में काउंट नहीं करेंगे पब्लिक कंपनी में। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर को अब काउंट किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी जमाने में ऐसा रूल था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में काउंट करते ही नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी अगर आपकी है तो कोरम में इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने अगर डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं, उसे कोरम में काउंट कर लो, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर डिक्लेयरिंग दैट ही इज इंटरेस्टेड, ठीक है। Now we have done section 174. Now we will see section 175. Section 175 is passing of resolution by circulation. भाई जैसा आपने देखा कि बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो कंट्रोल्ड है। बोर्ड मीटिंग आप रोजाना नहीं करते हैं, तो अगर कोई अर्जेंट मैटर है जो आपको अगली बोर्ड मीटिंग तक टाल नहीं सकते आप, तो क्या करिए, रेजोल्यूशन घर पे भेज दीजिए लोगों के, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चाहे फिजिकली, और पासिंग बाय सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास कर लीजिए। डायरेक्टर घर बैठे ही यस और नो कर देंगे। लेकिन अगर
1/3 डायरेक्टर ये डिमांड करने लगे कि नहीं 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 नहीं, घर से नहीं होगा ये मैटर, ना मीटिंग बुलाओ, तो फिर सर्कुलेशन नॉट टू बी डन। 1/3 डायरेक्टर्स अगर कहेंगे तो सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आपको मीटिंग ही बुलानी पड़ेगी। ठीक है। 176 एक अच्छा सेक्शन है, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसको हेडिंग देखकर ही आपको समझ आ जाएगा। डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन। सपोज करिए कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें कुछ फैसले लिए गए। अब कोई आदमी उस फैसले को चैलेंज करने लगे कि साहब ये बोर्ड मीटिंग के द्वारा लिए गए जो डिसीजन है वो सही नहीं है, बोर्ड मीटिंग के द्वारा लिए गए फैसले करेक्ट नहीं है। हम उससे पूछ रहे हैं भाई क्यों करेक्ट नहीं है, क्या खराबी है इसमें? वो कह रहा खराबी ये है कि जो बोर्ड मीटिंग के अंदर लोग बैठे थे उसमें से एक मिस्टर एक्स थे, इनका अपॉइंटमेंट ही गलत हुआ है। यार बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अगर गलत हुआ भी है तो उसे हम हटा देंगे, चलो गलत अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन बोर्ड मीटिंग के जो फैसले हो चुके उसको इस वजह से इनवैलिड नहीं माना जा सकता कि उसकी मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोग जो है वो गलत अपॉइंटमेंट हुआ था। बोर्ड मीटिंग अगर वैलिडली कॉल हुई है, बोर्ड मीटिंग ने अगर डिसीजन ले लिए हैं तो वो डिसीजन सदा सदा वैलिड रहेंगे। सिर्फ इस वजह से सम ऑफ द डायरेक्टर्स वर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड और वो वहां बैठे थे, तो ये मीटिंग गलत नहीं होगी, फैसले गलत नहीं होंगे। उस डायरेक्टर को उठा के फेंक दो, वो अलग मसला है। सेक्शन 177 आप जानते हैं, मशहूर सेक्शन है ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी, व्हाट इज ऑडिट कमिटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों स्पेशलाइज्ड काम ऑडिटर कमिटी को सौंप दे वही सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का समय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को आगे ले जाने का काम सोचें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर दूसरा काम खुद करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ऑडिट रिलेटेड मैटर्स के लिए हमने हमारी कंपनियों में ऑडिट कमिटी का प्रोविजन बनाया है। लॉ कहता है कि कुछ डायरेक्टरों की एक टीम बना दीजिए अलग, वो क्या काम करेगी? रिकमेंडेशंस देगी कि किस ऑडिटर को रखें, कितना रेम्युनरेशन करें, वो देखेगी कि फ्रॉड रिपोर्टिंग में क्या हुआ, ऑडिटर की रिपोर्ट को रिव्यू करेगी, ऑडिटर से इंटरेक्शंस करेगी, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो करेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो वो करेगी। यानी कि ऑडिट कमिटी विल बी द होल सोल इन चार्ज ऑफ द ऑडिट मैटर्स, और उसके फंक्शंस भी होते हैं। तो ऑडिट कमिटी के बारे में देखते हैं कि ऑडिट कमिटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 3, लेकिन उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑडिट कमिटी की जरूरत हर कंपनी में नहीं है, सिर्फ कुछ कंपनियों में ऑडिट कमिटी की जरूरत है। नहीं तो फिर ये कमिटी बनेगी तो इसकी मीटिंग होंगी तो उस पर खर्चा आएगा, फिर इनको पैसे भरो। तो बड़ी कंपनियों में ही इसकी जरूरत है। लिस्टेड कंपनियां, पब्लिक कंपनियां जिनका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनियां जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिनका आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, केवल इन कंपनियों में आपको ऑडिट कमिटी की जरूरत है। विजिल मैकेनिज्म क्या होता है? विजिलेंस, निगरानी, एवरीबडी इज डूइंग इट्स ड्यूटी और नॉट, देयर शुड बी नो फ्रॉड, एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट हो जाने चाहिए, करेक्ट हो जाने चाहिए। तो हमारे कंपनी में एक तरीका होना चाहिए जिससे हम गलतियों को पकड़ सकें और सुधार सकें। तो अगर हमारे पास ऑडिट कमिटी है तो विजिल मैकेनिज्म का काम यही कर लेगी, अलग से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऑडिट कमिटी नहीं है तो आपको अलग से विजिल मैकेनिज्म बनाना होगा। लिस्टेड कंपनी में चाहिए होता है ये, ऐसी कंपनी जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं जनता से उसमें चाहिए होता है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है उसमें चाहिए होता है, कंपनी जिसने बोरोइंग बैंक से 50 करोड़ से ज्यादा ले रखी है उसमें चाहिए होता है। अब जरा यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये आखिरी की 2 लाइन है। टर्नओवर जो 100 करोड़ वाली लाइन है वहां तो पब्लिक वर्ड लिखा है, लेकिन जो बैंक की लोन है वो 50 करोड़ से ज्यादा वाले, वहां सिर्फ कंपनी लिखा है। यानी कि अगर बैंक से लोन चाहे पब्लिक कंपनी ने लिया हो चाहे प्राइवेट कंपनी ने लिया हो, अगर 50 करोड़ से ज्यादा का ले लिया है तो आपको विजिल मैकेनिज्म बनाना ही पड़ेगा। ऑडिट कमेटी के ऊपर ये प्रश्न है। आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कोई ज्यादा भारी भरकम सवाल नहीं आता। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बहुत भारी नहीं आता पेपर में। और भारी हल्के की तो परिभाषा ये है कि जब सारे कॉन्सेप्ट कवर करके जाओगे तो क्वेश्चन बड़ी इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोई जनरल नॉलेज का तो पेपर है नहीं, सेक्शन सारे करके जाइए, प्रोविजन सारे पढ़ के जाइए, पेपर अच्छा जाएगा। खैर 177 हो गया, 178 करते हैं।
178 में ना दोस्तों दो कमिटीज हैं। एक नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी जो ये रेकमेंड करती है कि हम अलग अलग सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में किसको बिठाएंगे, और दूसरी है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स की ग्रीवियंस के लिए बनी है। देखिए दोस्तों, एनआरसी इज नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, इसकी एप्लीकेबिलिटी सेम है। जिन कंपनियों को ऑडिट कमेटी की जरूरत है उन्हीं कंपनियों में ये आती है। कंसिस्टिंग ऑफ 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में 3 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स आते हैं, जिनमें से 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। चेयरमैन इस कमेटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। व्हाट इज एसआरसी? जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल काइंड ऑफ कमेटी, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को ये सफोकेटिंग लग सकता है जब वो कंपनी में पैसा लगाएं और उनको वो नहीं मिल पा रहा जो वो चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर ट्रीटमेंट। स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी, इसका अध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें कम से कम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। आपकी कंपनी का जो एजीएम होगा तो उसमें ये पर इस कमेटी का चेयरमैन वहां बैठेगा, राइट। ये साल में एक बार जरूर मिलेगी, और हाँ, ये हर कंपनी में नहीं चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन यू आर अ लिस्टेड कंपनी and when you have 1000 or more shareholders, debenture holders, depositors and other security holders. अगर आपके पास 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर और अदर सिक्योरिटी होल्डर है, टोटल कंबाइंड सब मिला के इतने हो गए, तो भी आपको ये कमिटी चाहिए होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है 179 पावर्स ऑफ बोर्ड। दोस्तों आप याद रखिएगा, पूरे कंपनी लॉ में डायरेक्टर का पावर का 2 सेक्शन है, 179 एंड 180। This is 179, next is 180. 179 contains 13 powers, 13 powers हैं, which are available with board of director without any approval needed. You don't need to ask shareholders, you don't need to ask government. These 13 powers specified in this section are always available with board of directors. But there are 4 powers, 4 powers हैं which are given in section 180. Those 4 powers are available with board of director, I mean will be available with board of director only when the shareholders have passed a special resolution. तो याद करेंगे, कुल मिला के 17 शक्तियां हो गई। 13 शक्तियां 179, 4 शक्तियां 180, 13 शक्तियां given in 179 are always available, 4 शक्तियां given in 180 are available only after a special resolution. Out of the 13 शक्तियां there are 2 categories. 13 शक्तियों में भी 2 टुकड़े हैं। 10 पावर ऐसी हैं which you can't delegate. They have to be exercised in the board meeting. But out of 13, there are 3 powers which can be delegated to somebody. Suppose you don't want to call board meeting for some power to be exercised. You can give it to MD, भाई तुम कर लेना। Out of the 13 शक्तियां, the 3 can be delegated to somebody, but the 10 power cannot be delegated. They have to be practiced at the board meeting only. देखो 13 powers 179 में they are called absolute powers. 4 powers are restricted, they are in 180. Out of 13, 3 can be delegated. Rest all must be done by board of directors. 13 पावर ये लिखी है। अब ये जो 13 पावर है, इसमें पावर नंबर 4, पावर नंबर 5 एंड पावर नंबर 6। देखो, पैसे बोरो करना, पैसे इन्वेस्ट करना, लोन देना या गारंटी देना, ये 3 पावर आप हैंड ओवर कर सकते हो। बाकी सभी शक्तियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही हैंडल करनी है। 3 powers which can be delegated are written here. Power number D, E, F, power number 4, 5 and 6. आपको फील आए कभी कि ओरिजिनल सेक्शन तो इतना बड़ा होता है, इतना सा लिख के कैसे काम चल जाएगा? तो as I always tell you, please go to solve a question. If your questions are getting solved just by this, तो दवाई का साइज नहीं देखना होता, बीमारी का इलाज देखना होता है, ठीक है? So now, these are the 4 powers. 1, 2, 3, 4 powers. These are available only when you pass a special resolution. The पहला power is selling, leasing or disposing the undertaking or part of undertaking. दोबारा सुन लीजिए, कंपनी का अंडरटेकिंग क्या होता है? I'll tell you. अंडरटेकिंग जो भी होता है, कंपनी का अंडरटेकिंग सेल करना, लीज पर देना, डिस्पोज करना,
पूरा का पूरा अंडरटेकिंग सेल करना, लीज पर देना या डिस्पोज करना, या फिर पूरा नहीं सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग सेल करना, लीज पर देना, डिस्पोज ऑफ करना. What is undertaking? I'll tell you, please wait. I'm saying the power number 1 states that to sell, to lease, to dispose of undertaking of the company completely or the substantial part of the undertaking can be done after SR. Now what is undertaking? ऐसी एसेट जिसमें हमारी पैसा जो लगा हुआ हो वो नेटवर्थ के 20% या उससे ज्यादा लगा हुआ हो, ऐसी संपत्ति जिसकी वैल्यू टोटल नेटवर्थ के 20% या उससे ज्यादा की है, और वो या फिर 20% या ज्यादा से नेट इनकम उससे जनरेट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंडरटेकिंग. दूसरा, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी. अमालगमेशन में प्राप्त हुए पैसे को ट्रस्ट के अलावा कहीं लगाएंगे तो आपको एसआर पास करना होगा. टू बोरो मनी बियॉन्ड लिमिट. टू बोरो मनी बियॉन्ड लिमिट. व्हाट इज द लिमिट? 100% of the paid up share capital, free reserve and securities premium. 100% of paid up share capital, free reserve and securities premium. इस लिमिट के ऊपर 100% of paid up share capital, free reserve, securities premium, इस लिमिट के ऊपर अगर आप बोरो करेंगे आपको एसआर चाहिए. एंड फोर्थ, डायरेक्टर ने लोन ले रखा है कंपनी से या डायरेक्टर ने पैसे लौटाने हैं कंपनी के और डायरेक्टर को टाइम देना चाहते हो, कोई बात नहीं तू बाद में दे दियो, कोई बात नहीं तू यार मत दे. दिस इज पॉसिबल ओनली आफ्टर एसआर. ठीक है, अंडरटेकिंग का मतलब यहां पर लिखा है जो एसेट है जिसमें इतना पैसा लगा है कि वो 20% ऑफ द नेटवर्थ के बराबर या उससे ज्यादा है तो वो अंडरटेकिंग है. या फिर अगर उतना पैसा नहीं लगा उस एसेट में लेकिन वो इनकम जनरेट करती है 20% या उससे ज्यादा तो भी वो अंडरटेकिंग है. राइट, अब देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस सेक्शन पर. नाउ वील हैव 181 चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन. 181, 182, 183 दोस्तों तीनों ही सेक्शंस जो हैं दे आर ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस. सेक्शन 181, 182, 183 ये तीनों ही सेक्शंस जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशंस पर हैं, दान धर्म पर हैं, चंदे वंदे पर हैं. देखिए चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन 181. दिस चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 135. सेक्शन 135 इज अ मैंडेटरी सेक्शन ऑन सम कंपनीज. उधर आपको अपना नेट प्रॉफिट का 2% मैंडेटरी खर्च करना है अगर आप वहां पर कवर हो जाते हैं तो. वो सीएसआर में खर्च करना मैंडेटरी, आपका चॉइस नहीं है. इधर आपका चॉइस है. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं तो वो वॉलंटरीली अपने मर्जी से कंपनी का कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं चैरिटी में. कितना खर्च कर सकते हैं? पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% मैक्सिमम. इससे ज्यादा करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है. अभी कितनी छोटी लाइन है और ये देखिए कितना मोटा क्वेश्चन है यहां पर. 2 नंबर दिसंबर 14 में क्वेश्चन देख रहे हैं आप कितना बड़ा है और 2 नंबर में आया पेपर के अंदर. अरे क्योंकि क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा हो, कंप्यूटेशन तो आसान है. पिछले 3 साल का एवरेज नहीं कर सकते आप. तो ये आप बात समझिए. तो 4 नंबर दिसंबर 15, 4 नंबर जून 17, नवंबर 17, 182 में भी बरसों पहले अमेंडमेंट आ रखी है. बच्चे पता नहीं क्यों पुराना पढ़ रहे हैं. पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की किसी जमाने में लिमिट होती थी. दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन दिस लिमिट टू पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ देयर इज नो सच लिमिट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदाउट आस्किंग शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द पॉलिटिकल पार्टी. Right? They just need to disclose it in the P&L account in what manner they have donated. You can give cash, you can spend some money on their programs, you can give them some asset, you can publish advertisement for them, whatever you can do. Any expenditure which is giving direct or indirect benefit to a political party is a political contribution. Ha, if you're a government company, it's not allowed. If you're a less than 3-year-old company, it's not allowed. देखो, voluntarily done by board of directors, there's no limit, but it is prohibited for 2 companies. One, the सरकारी company. Second, 3 साल से छोटा कंपनी को ये अलाउड नहीं है. 183 पर आते हैं, दैट इज नेशनल डिफेंस कंट्रीब्यूशन. नेशनल डिफेंस फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देयर इज नो लिमिट.
एनी पैसा, एनी अमाउंट कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिफेंस ऑफ द नेशन, राइट? राष्ट्र की रक्षा में तो पैसे खर्च कर ही सकते हो आप। नेक्स्ट इज 184 विच इज इंटरेस्टेड डायरेक्टर। आपको वैसे इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी कोरम में आपने सुना था ना, वैसे मतलब आपको पता ही होगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज अ पर्सन, इज अ डायरेक्टर हु हैज सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द मैटर बीइंग डिस्कस्ड एट द बोर्ड मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब कंपनी फर्नीचर खरीदना चाहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के में से किसी एक डायरेक्टर के बेटा का कंपनी से, सो दैट डायरेक्टर हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन दैट ट्रांजैक्शन। वो तो यस का ही बटन दबाएगा ना, हाँ मेरे बेटा का फैक्ट्री बहुत बढ़िया है, उसका फर्नीचर खरीद लो, मैं गारंटी लेता है कुछ नहीं होगा। दैट्स अगेन एन इशू, राइट? इंटरेस्टेड डायरेक्टर किसको बोलते हैं और उसका क्या ऑब्लिगेशन है, वो 184 में आपको देखने को मिलेगा। लेट मी जस्ट मेक इट दिस साइड, थोड़ा सा इसको 1 मिनट बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर के लिए पहला रूल दे रखा है, नॉट टू पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में इसने पार्टिसिपेट नहीं करना है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा, अदरवाइज एक तो इसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा और एक पेनल्टी लग जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आप जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है वो केवल 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है दूसरी कंपनी में। यानी कि सपोज 2 कंपनीज आर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, मेकिंग अ डील टुगेदर, और इस कंपनी का डायरेक्टर का उस कंपनी में इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट क्या है कि उस कंपनी के 2% तक के शेयर खरीद रखे इस कंपनी के डायरेक्टर ने, तो ठीक है यार, इतना चलता है। आप क्वेश्चन देखिएगा, दैट्स 184। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में अटेम्प्ट के साथ लिख कर लाया हूं सर, ठीक है? नाउ 185, लोन टू डायरेक्टर इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। डायरेक्टर को लोन नहीं देना है दोस्तों। हाँ, अगर आपका काम ही लोन देना है, यू आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन यू कैन गिव लोन टू योर डायरेक्टर ऑल्सो, बट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है? इसके अंदर क्वेश्चन है कि डायरेक्टर को घर चाहिए, कंपनी कह रही है हम खरीद के दे देते हैं, तो हमको किस्तों में दे दियो, वॉज दैट अ लोन और नॉट, वो सब आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखो, लोन टू डायरेक्टर पे क्वेश्चंस की झड़ी है और 1 लाइन का क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है। बस आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन आंसर को जरूर देख लीजिएगा, अगर आप ये नहीं देखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आई कैन जस्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन दिस फास्ट ट्रैक। चलिए, लोन एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि न जाने क्यों इंस्टीट्यूट की किताब में लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट 1.2 में दे रखा है। आप इंस्टीट्यूट की बुक देखिए, 1.1 है बेसिक्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 1.1 के बाद जो अगला टॉपिक है, आप स्टडी माइट देखिएगा, 1.2 इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स नाम से दे रखा है, और उसके अंदर यही सेक्शन है। डायरेक्टर के चैप्टर की जगह ये टॉपिक 1.2 में दे रखा है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। यहां पर क्या है, एक लिमिट है, इतने रुपए तक का आप लोन, इतने रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी में कर सकते हो बिना शेयर होल्डर से पूछे। मतलब एक लिमिट है, उस लिमिट तक का लोन, उस लिमिट तक का इन्वेस्टमेंट आप दूसरी कंपनी में कर सकते हो बिना शेयर होल्डर से पूछे। उससे ज्यादा करना है, देन यू हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। व्हाट इज दैट लिमिट? 100% कंसेंट चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन चाहिए अगर लिमिट के अंदर है, और स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अच्छा, ओआर नहीं, एसआर है लिमिट के अगर बाहर जा रहे हैं तो। बट लिमिट क्या है? 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। 100% ऑफ कैपिटल नहीं है यहां पे, 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, या 60% ऑफ कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, विच एवर इज हायर। यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम का 60% निकाल लो टोटल का, या फिर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 100% निकाल लो। इन दोनों में से विचएवर इज हायर पता लगा लो। ये आपकी लिमिट हो गई। इसके अंदर अंदर अगर आपने लोन देना है, इन्वेस्टमेंट करना है दूसरी कंपनी में, या गारंटी देनी है, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन से कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू आस्क शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज 186। 187 इज कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के नाम पे रखने पड़ेंगे। यार वैसे भी कंपनी के नाम पे रखने पड़ते हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा ना। जो भी आप इन्वेस्टमेंट लेंगे वो कंपनी के नाम में ही रखेंगे। आप
इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और डायरेक्टर के नाम पे रख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। 187 फास्ट ट्रैक के लिए आप इतना याद करिए, उतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करेगी, दैट हैज टू बी ट्रांजैक्टेड इन द नेम ऑफ कंपनी एंड नॉट इन द नेम ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ दैट कंपनी। 187। अगला जो सेक्शन है 188, दैट इज ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये 188 आपने उसमें भी सुना होगा 164 में, जहां लिखा था कि अगर आप 167 में लिखा था कि अगर आप 188 में फंस जाते हो तो आपको सीट छोड़नी पड़ती है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में पहले आपको बता दूं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मना नहीं है। आप एक बात सोचो यार, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हो, आप रिलेटेड पार्टी के साथ परचेज सेल कर रहे हो, तो गलत क्या है उसमें, है ना, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको यह ध्यान रखना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लो आप। भाई बंदा अपनी सब्सिडरी, मतलब होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी से ना खरीदे, क्या गड़बड़ है? हम अपने रिलेटेड पर्सन को नौकरी पे ना रखें, क्यों ना रखें? यू कैन डू दैट विद इन द लिमिट, ठीक है। देखो, यू जस्ट नीड टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू अप्रूव द ऑडिट कमिटी ये related party transactions. You also have to take audit committee approval, but only when the limit crosses. What is the limit? नीचे क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको। रिलेटेड पार्टी की लिस्ट ये रही, और रिलेटेड पार्टी की जो लिमिट है वो ये रही, ठीक है। When ordinary resolution is required. तो आपको ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल सिर्फ तब चाहिए जब आपका लिमिट क्रॉस होगा। लिमिट क्रॉस नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 189 इज वेरी सिंपल। यू नीड टू मेक अ रजिस्टर ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर हमारा कोई ना कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, उसकी लिस्ट बनाओ, उसका रजिस्टर रखो। 190 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमडी और होल टाइम डायरेक्टर के साथ। 191 is payment to director for loss of office. 192 is restriction on non-cash transaction. This requires discussion. जैसे आपका डायरेक्टर है, आप उसके साथ जो ट्रांजेक्शंस करोगे वो सेटल डाउन नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या कहते हैं उसे, स्क्वायर ऑफ एफएनओ पे, वो नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर कह रहा है मैंने पुराना फर्नीचर कंपनी का खरीद लिया, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी सैलरी से काट लो, ये नहीं होगा। तू पहले ये ले पैसे पकड़, अब ला फर्नीचर के पैसे दे, ला, ऐसे करके। The cash in hand or cash at bank has to be shown in the transactions. However, allowed after general meeting approval. Shareholders कह दें तो ठीक है। 193 is contract by one person company. See, the one person company has just one director minimum. So अगर बोर्ड मीटिंग नहीं होती तो जितने वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। 194 और 195 are deleted. ये दोनों सेक्शन है ही नहीं, ठीक है। पता नहीं क्यों हमने डिलीटेड नहीं लिखा, दे आर डिलीटेड। तो हमारा दूसरा हिस्सा भी डायरेक्टर का पूरा हुआ, राइट। यहां तक जो आप देख रहे थे ये 195 तक पूरा हो गया। अब जो तीसरा हिस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 196 टू 205, 196 से 205 तक डायरेक्टर के बचे हुए प्रोविजन है। उसके बाद डायरेक्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ द डायरेक्टर। Welcome to the third part of directors. The section series is very short, 196 to 205, but ये बहुत अच्छा है और important बन सकता है आपके लिए। Key managerial person is very hot topic in exams, लेकिन दोस्तों ट्रेंड का तो कुछ कह नहीं सकते, पढ़कर सब कुछ जाना चाहिए। 196 से 205 अब शुरू करते हैं। 196 is about appointment of MD, whole time director और manager। पहले तो आप ये याद रखो, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर में जो होल टाइम डायरेक्टर है वो भी एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, बट ये दोनों डायरेक्टर हैं। ये जो मैनेजर है, ही इज समबडी हु इज बीइंग अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ एमडी। सपोज आप किसी व्यक्ति को एमडी बनाना चाहते हो, बट आप उसको एमडी नहीं बना सकते क्योंकि वो डायरेक्टर ही नहीं है। सम डायरेक्टर हैज टू गेट प्रमोटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। If somebody, Mr. X, is not a director, he cannot become managing director, but he can become manager. MD और मैनेजर आपस में इक्विवेलेंट होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। या तो MD रख लो या मैनेजर रख लो। ये कोई साधारण मैनेजर नहीं है, इसका नाम हल्का है लेकिन ये आदमी बड़ा है। देखो, MD एंड मैनेजर आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। दे आर अपॉइंटेड फॉर 5 years। मिनिमम उम्र 21 साल है, मैक्सिमम उम्र 70 साल है। 21 साल का कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 70 साल का ऑप्शन है। अगर आपका जो कैंडिडेट है जिसको आप एमडी या मैनेजर बनाना चाहते हो
उसकी एज 70 से ज्यादा है, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो। नहीं करवा सकते तो फिर ऐसा करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सीजी अप्रूवल पास करवा लो। शुड नेवर हैव बीन इंसॉल्वेंट, ये आदमी पास्ट में कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इस आदमी ने कभी भी अपने क्रेडिटर की पेमेंट सस्पेंड ना करी हो, इसने कभी कोई सेटलमेंट ना कराया हो। वो जो बैंक का सेटलमेंट होता है, क्रेडिटर का सेटलमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कुछ नहीं। इसकी क्रेडिट की क्लीन हिस्ट्री होनी चाहिए। इसके ऊपर कभी कोई 1000 रुपए या उससे ज्यादा का फाइन ना लगा हुआ हो, इसको एक भी दिन की जेल ना हुई हो। अंडर 19 एक्ट्स, 19 कानूनों की लिस्ट आपको नीचे क्वेश्चन में दिख जाएगी। 19 कानूनों के अलावा किसी और कानून में कोई फाइन लगाए तो अलग बात है। मोटर व्हीकल एक्ट है, भाई गाड़ी का चालान कट गया, 5000 का फाइन लग गया, तो उस आदमी को एमडी नहीं बनाओगे ऐसा कुछ नहीं है। मोटर व्हीकल का कानून नहीं, सिर्फ वो कानून जो इस 19 कानूनों की लिस्ट में है। शुड बी इंडियन रेजिडेंट, दैट पर्सन शुड बी इंडियन रेजिडेंट, भारतीय रेजिडेंट होना चाहिए जिसको आप एमडी बना रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं 197। Yes. 197 is overall managerial remuneration, the maximum limit. कितना मैक्सिमम रेम्युनरेशन हम दे सकते हैं डायरेक्टर्स को, कितना पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को, कितना होल टाइम डायरेक्टर्स को। देखिए, जो सिंगल होल टाइम डायरेक्टर है, अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही होल टाइम डायरेक्टर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी में जो होल टाइम डायरेक्टर है वो एक से ज्यादा है तो सारे होल टाइम डायरेक्टरों का मिला के 10%। सिंगल होल टाइम है तो मैक्सिमम 5%, बाकी जैसा शेयर होल्डर डिसाइड करे। अगर एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर हैं तो सारे होल टाइम वालों का मिला के 10%। पार्ट टाइम को कितना मिलेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव को। अगर आपकी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं तो पार्ट टाइम डायरेक्टरों को 3% दे सकते हो मैक्सिमम। अगर आपकी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हैं तो पार्ट टाइम वालों को कितना, 1% दे सकते हैं। ये पार्ट टाइम वालों का रेम्युनरेशन डिपेंड करता है होल टाइम के ऊपर। इफ द कंपनी डज नॉट हैव होल टाइम, पार्ट टाइम वालों को मिलेगा मैक्सिमम 3%। इफ द कंपनी डज हैव होल टाइम, पार्ट टाइम वालों को मिलेगा मैक्सिमम 1%। और सबका मिला के, कुल मिला के 11% को क्रॉस नहीं हो सकता। बढ़ाना चाहो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टरों को मीटिंग अटेंड करने की सिटिंग फीस मिलेगी, चाहे वो कमेटी की मीटिंग हो चाहे बोर्ड मीटिंग हो। कमेटी याद है, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, कोई सी भी कमेटी हो, कमेटी की मीटिंग हो या बोर्ड मीटिंग हो, डायरेक्टरों की मीटिंग हो, मीटिंग में बैठकर फल खाने के पैसे मिल रहे हैं। सिटिंग फीस मैक्सिमम 1 लाख पर डायरेक्टर पर मीटिंग। अगर कोई डायरेक्टर हमारे यहाँ प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और उसकी हम सर्विसेज ले रहे हैं, मान लो हमारी कंपनी जो है वो एक अस्पताल चलाती है, हमारा जो एक डायरेक्टर है वो पेशे से डॉक्टर भी है, उसने आज 4 ऑपरेशन करे तो उसके पैसे अलग मिलेंगे। ठीक है। रेम्युनरेशन ऑल्सो पॉसिबल टू ऑल डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ लो प्रॉफिट और नो प्रॉफिट। याद कर लीजिए, हमारी कंपनी में प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट कम है तब भी हम रेम्युनरेशन दे सकते हैं और सभी को दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट को भी दे सकते हैं। किसके हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से। याद कर लीजिए मैंने क्या कहा, किसके हिसाब से, इफेक्टिव कैपिटल। भाई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का 11% बांट दिया, प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है तो लॉस का 11% थोड़ी बांट दोगे। तो अगर लॉस है, प्रॉफिट कम है तो हम कैपिटल के हिसाब से रेम्युनरेशन देंगे, इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से। अगर हमारी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से नीचे नीचे है, तो हम 60 लाख रुपए देंगे। राइट, 60 लाख रुपए किसको, इन केस ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन, यानी कि होल टाइम वाले को। पार्ट टाइम वाले को 12 लाख मैक्सिमम। 5 करोड़ से 100 करोड़ तक होल टाइम वाले को 84 लाख, पार्ट टाइम वाले को 17 लाख। 100 करोड़ से 250 करोड़ वाले को, होल टाइम वाले को 120 लाख, पार्ट टाइम वाले को 24 लाख। 250 करोड़ से ऊपर होल टाइम वाले को इतना, पार्ट टाइम वाले को इतना। तो याद रखना है कि पहले ऐसा नहीं था, लॉस हो या प्रॉफिट हो रेम्युनरेशन सबको मिल सकता है। लॉस है तो पहले पार्ट टाइम को नहीं मिलता था, लेकिन अब पार्ट टाइम को भी मिलता है, लॉस में भी, कैपिटल के हिसाब से, इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों प्लीज देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इनको देखकर। वन 198 तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का है, वो तो हमें करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए रेम्युनरेशन पर कितने सारे क्वेश्चंस हैं।
इससे आपको ना एहसास भी होगा कि कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत काम आएगा आपके ये फाइल। देखिए 188 इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट्स ओके। रिकवरी ऑफ रेम्युनरेशन इन सर्टेन केसेस 199 कहता है कि अगर किसी डायरेक्टर को, किसी मैनेजरियल पर्सन को लिमिट से ज्यादा रेम्युनरेशन पे हो गया है, एंटाइटलमेंट से ज्यादा रेम्युनरेशन पे हो गया है, जितना पे होना चाहिए उससे ज्यादा पे हो गया है, तो क्या करें? तो बस ये करें, कैन बी डन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। हम उससे रिकवरी कर लें। रिटायर हो गया तब भी रिकवरी हो सकती है। कोई कंपनी के पैसे लेकर घर बैठा तो उससे रिकवरी ना करें। नाउ सेक्शन 200, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंपनी टू फिक्स विद रिगार्ड टू रेम्युनरेशन, मतलब जब लिमिट क्रॉस होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पूछ करके कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ, मतलब मेरा कहना यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट फिक्स करती थी पहले, आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, कंपनी खुद फिक्स करती है जब 11% से ऊपर जाना होता है। फॉर्म ऑफ छोड़ दीजिए, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। हाँ, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय जैसे थे, वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते थे। उनको अगर बीच में तुमने निकाल दिया तो तुम उन्हें कंपेंसेशन दोगे। कितना? बचा हुआ टेन्योर या 3 साल, विच एवर इज लेस, के बराबर की सैलरी। मान लो 1 साल बाद ही हटा दिया तुमने एमडी को, तो 4 साल बचे थे। 4 साल और 3 साल, विच एवर इज लेस। 3 साल का जितना पैसा बनता है उतना पहले दो के फिर हटाना उसको। ठीक है, 202 के बाद 203, ये देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है वो आप प्लीज पढ़िएगा खुद। की मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट कब करते हैं? की मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट करते हैं जब कैपिटल 10 करोड़ की होती है। एनी कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर रिक्वायर्स अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी। वो is not required in a private or a public company. He is required in any company with paid up share capital of 10 crore or more. लेकिन appointment of key managerial person is required only in a public company with paid up share capital of 10 crore or more or listed company. तो यहां पर ये जो डिफरेंस है ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, की मैनेजरियल पर्सन में वैसे सीएस भी आता है, लेकिन सीएस की लिमिट अलग है और बाकी की मैनेजरियल पर्सन की लिमिट अलग है। 204 और 205 सेक्शन आप जानते हैं, वो दोनों के दोनों कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर है। सेक्रेटरियल ऑडिट जो कि कंपनी सेक्रेटरी करता है वो किस पर लगता है? लिस्टेड कंपनी पर। दूसरा, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या ज्यादा हो, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, एनी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट जिसकी बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, परफॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ओनली, और कोई नहीं करता। 205 है फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सीएस के काम क्या क्या होते हैं ये लिखे, ये लिस्ट लिखी है क्वेश्चन आंसर में, ये लिस्ट देख लीजिएगा, ये सीएस के काम है। क्लियर हो गई जी बात? दोस्तों, एक पीस ऑफ एडवाइस मेरी तरफ से आप सबको, आज का फास्ट ट्रैक पूरा जरूर हो गया यहां पर, लेकिन डायरेक्टर एक चैप्टर अच्छा है, उसके क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। बस मैं ये कह रहा था थोड़ा पास्ट ट्रेंड भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर का आता है। डायरेक्टर की वेटेज एक लिमिटेड रूप तक ही होती है। डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन डायरेक्टर ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। अलाइड लॉ जो हमने अब तक करे उन पर जरूर ध्यान देना है। कंपनी लॉ के अदर टॉपिक जो हम आज के बात करेंगे उन पर भी पूरा ध्यान देना है। किसी भी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, किसी भी चैप्टर को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। जो भी कोर्स में है वो सब पढ़कर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। you